वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे ही लोगों तक पहुँचाई जाए। वो किस हवाले से? वो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम के इब्तिदाइया में मैंने तस्करा किया कि हमारी कोशिश ये होती है कि समाजी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या माशरती मसाइल हों, हर तरह के मसले पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आई है, गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में इस हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू हुई कि नफ्सियाती मसाइल में बेपनाह इजाफा होता चला जा रहा है। गो कि ये पूरी दुनिया में इस किस्म के मामलात हर किसी के साथ दरपेश हैं, किसी न किसी नफ्सियाती मसले का शिकार है। लेकिन हम यहाँ पे इस खत्ते में रहने वाले लोग, इस मुल्क में रहने वाले लोग, ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। और यकीनन जब हम किसी भी दबाव में होते हैं, चाहे जिस्मानी हो, रूहानी या किसी भी तरह के, तो हमें तबीब के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, रुजू करना पड़ता है। लेकिन बड़ी अजीब बात कि नफ्सियाती मामला हो तो हम इससे इज्तनाब करते हैं, इससे गुरेज करते हैं। बाकी हर मामले में हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी इल्म रखने वाले शख्स के पास ज़रूर जाएं और मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालें। और इसकी एक वजह भी ये है कि हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता है। शायद नफ्सियाती इलाज करवाना, इस बात का तो इदराक हो चुका है कि नफ्सियाती मसला दरपेश है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना और उससे इलाज करवाना, इसको हम मायूब समझते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि इस प्रोग्राम के हिस्से में, इस सेगमेंट में बात की जाए कि कैसे इस भ्रम को दूर किया जाए, गलतफहमी को दूर किया जाए कि नफ्सियाती इलाज करवाना इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप जहनी मरीज हैं या पागलपन का शिकार हैं। नफ्सियाती मसला हर किसी के साथ हो सकता है। तो इस सेगमेंट में मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात हमारे पास पहले से मौजूद हैं। पिछली नशिस्त में बड़ी तफसील से मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात हुई कि जो नफ्सियाती मसाइल हैं और कौन कौन से जिस्मानी मसाइल हैं जिनको जन्म देते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसका इल्म शायद आपको ना हो कि ये नफ्सियाती मसाइल में इसका शुमार किया जाता है। इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन साहब, एक साइकियाट्रिस्ट हैं, बड़े मशहूर और मारूफ हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहे और बड़े तवील अरसे तक इस फील्ड में आपने काम किया, जिसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे दीगर ममालिक हैं जहाँ पर आपने अपनी खिदमत अंजाम दी। और उसके बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाने के बाद आपने कोशिश ये की कि इस हवाले से बाकायदा एक हस्पताल बनाया जाए, जिसकी भी तफसीलात स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ भी जाएंगी। प्रोग्राम में भी इसका तस्करा हो जाएगा कि कराची में किस जगह ये हस्पताल मौजूद है जहाँ पर ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। डॉक्टर शफीक यासीन और उनके हमरा डॉक्टर अवैस, ये दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जोड़ी आज ही के दिन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होती है। सेगमेंट में उनको मैं खुशामदीद करूँगा। बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़ी दोनों की कि आपने हमें वक्त दिया और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। डॉक्टर शफीक यासीन से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल अब शुक्र है कि आना शुरू हो गए हैं। पहले लोग काफ़ी ज़्यादा घबराहट का शिकार थे और बाकायदा इस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की कि हम पहले ये समझते थे कि इन मामलों पर या इस मसले पर, जैसे ओवर थिंकिंग का मसला है या ज़्यादा रात को सोते हुए कोई ख्यालात का आना या बैठे बैठे दिमाग कहीं और चले जाना, हमें पहले इस चीज़ का इदराक नहीं था कि शायद ये कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है। लेकिन अब हमें शायद इस चीज़ का समझ आना शुरू हो गई और अब ये भी समझ आना शुरू हो गया कि डॉक्टर के पास इसका हल है और ये बीमारियां बिल्कुल उसी तरह ठीक हो सकती हैं जैसे कोई भी जिस्मानी बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है। मैं चाहूँगा अगर इसके ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए कि कितना ज़रूरी है कि पहले इनको समझा जाए और उसके बाद फिर डॉक्टर से रुजू किया जाए। कंसल्टेशन किस हद तक काम करती है और ये ख्याल ये है कि ये ऐसी ट्रीटमेंट है जो बगैर दवा के भी की जा सकती है, बहुत इफेक्टिव रहती है। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से आगाज़ किया जाए। जी बिल्कुल यासिर, हम में से कौन ऐसा है इंसान जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, वही जिसकी ब्रॉटअप इस दुनिया में हो, जो कभी भी नाखुश ना रहा हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट या जी परेशानी या बड़े सदमे से ना गुजरा हो। बिल्कुल ठीक है। होता ये है कि अगर हम देखें तो कि जिस स्टैंडर्ड से मैं देखता हूँ साइकेट्री को, आ रहा हूँ बाहर से, उस हवाले से तकरीबन 80 से 90% आबादी को नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो थोड़े से भी इश्यूज़, चाहे वो माइल्ड हों, मॉडरेट हों या बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हों, वो एक तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पे भरोसा करते हैं
और दूसरा ये कि छोटी प्रॉब्लम पे ही आके नफ्सियाती डॉक्टर को या मेडिकल डॉक्टर्स को दिखा देते हैं ताकि प्रॉब्लम बड़ी ना हो, मसला बड़ा ना बन जाए। हम हर इंसान कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहता है, चाहे वो काम के हवाले से हो, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, चाहे वो फाइनेंस या माशी हालात के हवाले से हो, चाहे वो हमारे पास्ट के हवाले से हो, चाइल्डहुड या स्कूलिंग के हवाले से हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ गुजरी होती है जो इंसान को परेशान रखती है। और होता ये है कि शुरू में तो वो परेशानी कॉन्शियस लेवल पे होती है, हमारे सुपरफिशियल लेवल पे होती है, लेकिन जब हम उसे सप्रेस करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, तो हम उसे सप्रेस करके सब कॉन्शियस और फिर वो अनकॉन्शियस लेवल पे चली आती है। लेकिन अंदर अंदर जो है इंसान को वापस वक्त के साथ साथ आती है और तंग करती है। तो कई दफ़ा जो हमारी रातों की सोचें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट के हवाले से नहीं होती, कई पास्ट की जो इश्यूज़ हैं हमारे माजी के हवाले से हैं, वो भी उभर उभर के वापस आ रहे होते हैं और इंसान को परेशान कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो ये समझना कि एक नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दवाइयाँ ही लेना है। जैसे आपने कहा, बातों से भी इलाज हो सकता है। ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या उसका रीज़न था कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उभर के अब सामने आया है। और फिर उसका इलाज सिर्फ बातों से हो सकता है, दवाइयों से हो सकता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है। इसका जो है ना इसकी कंक्लूजन जो है ना वो असेसमेंट के बाद ही होती है, जब पूरी तरह से आप एक पेशेंट को असेस करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीका है देखने का। अब एक एग्जांपल देता हूँ। कल ही पेशेंट मेरे पास आया था और अवेज़ भी वहाँ मौजूद थे। अब वहाँ थोड़ा सा जिन का मसला आ गया। पेशेंट था जो यंग एज का 13 साल का लड़का, 1-1.5 महीने पहले वो किसी गार्डन में गया और फिर वहाँ से वापस आया तो उसको लगा कि कोई जिन है। पहले तो 2 दिन उसको लगा कोई धुआं सा है और फिर उसको लगा कि कोई लाल रंग की आंखें उसे देख रही हैं। फिर उसके 4-5 दिन बाद उसको चेहरा नज़र आने लगा दाढ़ी के साथ। अच्छा, और उसकी फिर जब प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी थी कि अचानक से मेरे से बातें करते करते वो बिल्कुल ही बदल गई, उसकी चेहरे के तासुरात, आंखें बड़ी हो गई और चीख चीख के बोलने लगा और फिर अचानक से बेहोश हो गया और ये कहने लगा कि मैं जिन हूँ। और शुरू में उसने डराने की कोशिश की, मुझे भी बड़ी हैरत हुई। लेकिन देखिए, जब उसकी डिटेल ली गई और मैंने हिस्ट्री ली, थोड़ी सी बहनें उसकी थी वहाँ पर मौजूद, बड़ी बहनें थी, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। एक तो ये कि उसकी बहन जिससे वो बहुत अटैच था, उसकी शादी तय हुई 1 महीना पहले ही और वो बड़ा परेशान हो गया था कि बहन छोड़ के चले जाएगी घर। माँ उसकी काम करती है, बाप उसका काम करता है, दोनों के पास टाइम नहीं होता उसके लिए। वो तन्हाई अकेला बेटा है और बेसिकली बहन से ही उसकी अटैचमेंट है, तो उसको लगा कि वो चले जाएगी तो फिर उसकी जगह कौन लेगा। एक तो ये। दूसरा ये कि उसने थोड़ा ये इंडिकेट किया कि उसका स्कूल जो शुरू हुआ है 6ठी ग्रेड का जो क्लास है वो भी जुलाई के एंड में शुरू हुई और अगस्त के फर्स्ट वीक में, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की बात है। और उसके बाद फिज़िकल अब्यूज़ और थोड़ा सेक्सुअल अब्यूज़ उसके साथ हुआ उसकी क्लास में। तो ये जो अब्यूज़ है जो वो भी ट्रॉमेटिक होता है। उसको बुली भी किया गया और वो स्ट्रेस उसके दिमाग में था, वो चाहता था स्कूल बदल दिया जाए। तो जहाँ तक जिन का ताल्लुक है, वो अगर समझने की कोशिश करें हम, तो शायद वो एक ऐसा दोस्त था उसका या इमेजिनरी फ्रेंड जिसे हम कहते हैं, जिससे वो बातें करता था कि अगर बहन चले गई तो मेरा साथ अब कौन देगा, मुझसे कौन बातें करेगा। और वो उसका दोस्त बन गया, इमेजिनरी फ्रेंड जिन की सूरत में। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पहली दफ़ा जब ये किसी के पास ले गया तो उसने ये इंडिकेट किया कि शायद ये जिन है, तो उसके दिमाग में बैठ गया कि हाँ जिन ही है। ठीक है। अब वो इमेजिनरी फ्रेंड जो है वो जिन की सूरत में उससे बातें करता है। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैमिली में से भी यही कि नहीं है, इसके 3 मेंबर्स और हैं जो नफ्सियाती अमराज का शिकार हैं। इसके जो इसकी बहन जो है वो ख़ुद भी नफ्सियाती मरीज़ हैं, इसकी वालदा, खाला, और खाले के बारे में तो कहते हैं कि वो उस पर भी जिन है, वो भी कहती है और उसका बड़े सालों तक इलाज होता रहा है, दवाइयाँ लेती रही है, वो ठीक नहीं हुई। तो बात ये है कि हम शायद थोड़ा सा मौजू से हट रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मसला छोटा हो बड़ा हो, इस लेवल का भी हो, बातों से आइडिया हो सकता है कि इसके पीछे क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये अभी प्रेजेंट होकर इस प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, उसको
मालूम करते हैं कि ये वजह है, तो फिर ही आप तरीके से इलाज कर सकते हैं। हमारा एक तो तरीक़ाकार यहाँ पे ये है कि हम शॉर्ट असेसमेंट्स करते हैं। इवन नफ्सियात के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जी 4-5 मिनट के अंदर दवाई लिख के भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाहर के मुल्कों में जब मैंने ट्रीटमेंट सीखा है और इलाज किया है, तो जिस तरह से वहाँ पे इलाज का तरीका क्या है, एटलीस्ट 45 मिनट्स या 1 आवर एक सेशन आपको देना पड़ता है, ताकि प्रॉपर तरीके से आप उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री में जाएं, उसके बचपन से लेके उसकी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी से लेके कि उसकी जीन्स में तो नहीं आ रहा, उसकी फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है, पास्ट में क्या हुआ, उसके बचपन में क्या हुआ, और फिर पर्सनल इश्यूज जो उसके अभी, चाहे वो स्कूलिंग के हवाले से हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, पढ़ाई के हवाले से हो, या कैरियर के हवाले से हो, रिलेशनशिप या बच्चों के हवाले से हो, वो ज़रूरी है कि आपके करंट हालात कैसे जा रहे हैं और क्या आपको स्ट्रेस हैं। कई मेंटेनिंग फैक्टर्स होते हैं। मेंटेनिंग फैक्टर से मतलब ये है कि अगर आप पेशेंट ठीक भी हो जाए और वो प्रॉब्लम्स रहें उनके एनवायरनमेंट में, तो पेशेंट ठीक होते हुए भी ठीक नहीं होता। हो सकता है कि माँ के साथ उसके रिलेशन अच्छी ना हो, या बीवी के साथ अच्छे ना हो, और जब उसी इन्वायरमेंट में वापस जा रहा है और झगड़े और वो ऑनगोइंग मसले चल रहे हैं, तो फिर दवाइयाँ भी क्या करेंगी, वो फिर मायूसी में चले आता है। तो आपको फैमिली को भी ट्रीट करना पड़ता है, या फैमिली को समझाना पड़ता है, या अगर रिलेशनशिप काउंसलिंग के हवाले से मैरिज काउंसलिंग या मैरिटल थेरेपी देनी पड़ती है, तभी जाके मसले हल होते हैं। लेकिन एक एग्जांपल मैं और दूंगा, टाइम ज़्यादा है कि 5 दिन पहले हम लोगों ने कैंप किया बाता टाउन में, और बहुत पेशेंट्स आए, फ्री कैंप था। अब एक पेशेंट आई मेरे पास, वो स्क्रीनिंग टेस्ट लेके जो हम करते हैं कि उसमें था एंजाइटी भी है, उसको नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, मायूसी भी होती है, वगैरह वगैरह। तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया जी आपको थोड़ा सा नफ्सियाती मसला है। उस पर बड़ी नाराज़ हो गई वो, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं नफ्सियाती हूँ आपके ख्याल में? नहीं मैंने अपने अल्फाज वापस लिए। मैंने थोड़ा सा आप परेशान रहती हैं, थोड़ा सा मायूस रहती हैं, तो अगर मैं आपको दवाइयाँ दूँ तो नहीं, दर्द की दवाई दीजिएगा, इसकी दवाई देगा, मैं नफ्सियाती नहीं हूँ, कोई भी मुझे नफ्सियाती दवाइयाँ नहीं चाहिए। तो बात अवेयरनेस की है और एक्सेप्टेबिलिटी की है। ये एक्सेप्ट करना लोग नहीं चाहते कि हम अगर डिप्रेशन में हैं, मायूसी में हैं, घबराहट बेचैनी में हैं, नींद नहीं आ रही, ये सब नफ्सियात के इश्यूज हैं और ये नॉर्मल नहीं है। और मसला सबसे बड़ा ये है कि आगे जाके ये बहुत बुरी तरह आपको अफेक्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको नींद सही नहीं आ रही, भूख सही नहीं लग रही, आपका ये आपकी फिजिकल हेल्थ को जिस तरह से अफेक्ट करते हैं, शायद हमने लास्ट टाइम ये बात की थी, डायबिटीज से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, मैदे के मसले से लेके, जगह जगह पेन होना, और मज़ीद जो खराबियाँ पैदा होती हैं क्योंकि आप खाना या तो ज़्यादा खा रहे होते हैं, आपका वेट बढ़ गया होता है, आपकी नीज पे इफेक्ट आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, घर में रहते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते, विटामिन डी नहीं लेते हैं, आप जो है ना आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और मज़ीद बहुत सी बीमारियाँ आपके जड़ पकड़ती हैं। इम्यूनिटी, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, आपके विटामिन डिप्लीट होते हैं, मिनरल्स डिप्लीट होते हैं, और इस डिप्लीशन के साथ, डिप्लीशन का मतलब है कि कमी आ जाती है विटामिन और मिनरल्स में बॉडी के अंदर, जिंक कम होता है, इम्यूनिटी जब आपकी ड्रॉप होती है, आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं, बीमार होने के रिस्क बढ़ते हैं। आप देखें वायरल इन्फेक्शन कितनी जल्दी लोगों पर इफेक्ट करती है। तो आपकी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग होगी, आप अंदर से खुश और हेल्दी होंगे, तो आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम है, फिजिकली भी आप कम बीमार होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंसान का सोचना कि दिमाग की जो सेहत है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना फिजिकल हेल्थ से है, जिस्मानी हेल्थ से है। और हम जाके डॉक्टर्स के पास कहते तो हैं कि हार्ट का मसला है, ये मसला है, वो मसला है, दवाइयाँ लेके घर जाके सुकून से बैठ जाते हैं, लेकिन जड़ जो उसके मसले की है वो नहीं देखना चाहते। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया, और एक इस पूरे जो अभी बात हुई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये आज भी हमारा बिहेवियर है कि हम अगर कोई नफ्सियाती मसला दरपेश है। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मैं भी कुछ दिन पहले ही जब ये बात हो रही थी कि ये ओवर थिंकिंग का जो मसला है, बहुत ज़्यादा सोचना किसी भी बात चीज़ के बारे में और ना चाहते हुए ख्यालात आना, ये भी एक नफ्सियाती मसला है और इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। और इनफैक्ट ये ट्रीट हुआ, ये हमारे डिस्कशन के बीच में बहुत सारी चीज़ें मैंने जब डॉक्टर साहब से जब ये डिस्कस की तो उसको ओवरकम कर लिया, बहुत जल्दी इसको ओवरकम कर लिया। तो ये इतनी आसानी से हल हो सकता है, लेकिन मसले को मसला समझना बहुत ज़रूरी है। अभी साहब आपकी तरफ आएंगे, कैंप के हवाले से क्या फीडबैक रही है, क्या रिस्पांस रहा, कैसा एक्सपीरियंस था? और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जब भी कैंप हो गया उसके बाद भी ये मैसेजेस आ रहे थे कि किस दिन होगा। आपको पता है लोग हमारे विचार बहुत ज़्यादा सीधे बहुत ज़्यादा ही सीधे, कभी कभार तो मुझे हैरत होती है कि इतने सीधे लोग दुनिया में और कहाँ पाए जाते हैं।
तो ये ज़रा फरमाइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये अल्हम्दुलिल्लाह कैंप तो काफ़ी अच्छा रहा, पॉजिटिव रिस्पांस था, पेशेंट्स भी अच्छे खासे थे। तो वही सर वाली बात के जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि हमने उसमें थोड़ा सा जर्नल टच भी दिया था, ठीक है। साइक के साथ साथ जर्नल कैंप भी था ये। तो ज़्यादातर जो लोग थे उनके दिमाग में बस वही एक ही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई नफ्सियात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बंदा पागल है, लेकिन हमारे लोगों ने सिर्फ एक चीज़ दिमाग में बिठाई हुई है कि नफ्सियात का लफ्ज़ जहाँ आ गया वो समझ लेंगे वो पागल है। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी वो भी हो रही थी, लेकिन पेशेंट्स को डील और गाइड किया जा रहा था कि ये एक डिज़ीज़ है और एक ही डिज़ीज़ नहीं है। एक पेपर उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, 50 सवालात हैं। अब वो 50 सारे के सारे पागल के तो नहीं है, उसमें नफ्सियात भी है, उसमें साइकोसिस भी है, उसमें डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, शिज़ोफ्रेनिया भी है। तो बहुत सारी डिजीज़ हैं उसके अंदर से फिर वो फाइंड किया जाता है कि बेसिकली इश्यूज़ क्या हैं। तो इसी तरीके से भी जैसे सर ने बात की, जो एक बच्चा हमारे पास एडमिट हुआ है तो उसके साथ भी कुछ मसला एंजाइटी का भी है, कुछ डिप्रेशन। असल में उसके साथ सीन ये था कि वो क्लास के अंदर उसके कोई दोस्त नहीं है, जो उसके दोस्त थे वो इसे तंग करते थे, सेक्सुअल हेरासमेंट करते थे, ये करते थे। और वो बच्चा सास था, उसने अपनी फैमिली को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया। वो सारी चीज़ें फील करता रहा। 1 महीना तकरीबन हुआ इस चीज़ को। उसके बाद जाके फिर उसने जब देखा कि बहन की भी शादी हो रही है, स्कूल में भी कोई नहीं है, बाहर भी नहीं खेलता, किसी के साथ मिलता भी नहीं है, फिर उसके साथ ये चीज़ हुई। और उसके जब मौलवी साहब ने उसको कहा कि भाई जिन्नात हैं, तो उसने वो चीज़ अपने दिमाग में बिठा ली। अब सोचने की बात यह है कि जिन्नात का जो उसके दिमाग में बैठा और बैठने के बाद वो जिन्न एकदम हाजिर होता है उसके ऊपर। और मेरे सामने वो 3 दफ़ा हाजिर हुआ। 3 दफ़ा हाजिर होने के बाद मैंने जब सर आए, मैंने सर को बताया, मैंने कहा भाई वो ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक नफ्सियात की बीमारी है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको इंजेक्शंस वगैरह दिए, मेडिकेशंस दी, उसके बाद वो जिन गायब हो गया वो जिन। ठीक है ना। ठीक है। अगर वो जिन था हाँ। तो बच्चा सो रहा था तो उसको तो आना चाहिए था अपने टाइम पे, जब वो 3 टाइम ड्यूटी दे रहा है प्रॉपर्ली, सही बात है, तो उसको उस टाइम भी ड्यूटी देनी चाहिए थी। क्योंकि नशे की गोली हो या इंजेक्शन जिन पे तो असर करती नहीं है, इंसान के ऊपर ज़रूर करती है। तो कहने की बात यह है कि आजकल जो है वो एक अजीब सा ट्रेंड है कि अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स आ रही हैं तो वो सबसे पहले जाएंगे 1-2 इस पीर के पास, मौलवी के पास। जब वो केस ख़राब हो जाता है ना प्रॉपरली, उसके बाद जाके वो डॉक्टर के पास आते हैं। जो चीज़ सही होने वाली चीज़ 10 दिन में बंदा ठीक हो सकता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो सकता है, वो फिर सालों चले जाता है। अब उनके साथ भी यही इशू था, उनके बड़े भाई के साथ यही इशू हुआ, वही पीर वीर ये सारी चीज़ें चलती रहीं। जब वो डॉक्टर के पास आए तो उनकी हालत ये हो चुकी थी, उनका मुंह खुलना बंद हो चुका था, खाया पिया उन्होंने कुछ था नहीं, वीकनेस इतनी आ गई, कंटिन्यू उसमें चलते रहे। आज तक वो एज अ पेशेंट ही चल रहे हैं। उनकी एक खाला थी, उनके साथ ये इशू था, वो आज तक 20 साल से एज अ पेशेंट ही चल रही हैं। क्यों? जो टाइम था ट्रीटमेंट का, जो टाइम था ठीक होने का, वो उन्होंने सारा ज़ाया कर दिया, इधर से उधर, उधर से इधर के अंदर। और जब वो नॉर्मल, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सब एंड हो गया, उसके बाद वो डॉक्टर के पास आए तो उसका ट्रीटमेंट का टाइम निकल चुका था। अब टैबलेट्स तो हम दे रहे हैं, दवाइयाँ तो हम देंगे, लेकिन जो चीज़ 10 दिन में होनी थी वो 6 महीने 2 साल के अंदर होगी। तो कोशिश ये करें कि जब अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का कोई मसला हो तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, पहले सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएँ, वो देखेंगे, असेसमेंट होती है, पता चल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पेशेंट के साथ नफ्सियात का मसला है या कोई और इशूज़ हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हम असेसमेंट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग फील कर रहे होते हैं कि इनके साथ ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, सारे मसाइल होते हैं, लेकिन डील करने वाला होना चाहिए ताकि उसको पता हो। एक डॉक्टर है, उसने इतना पढ़ा है, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत स्ट्रगल की होती। ऐसे जिन्नात वाले केसेस हमने बेइंतहाशा देखे हैं, ठीक है, और उनके साथ कोई जिन्नात का मामला नहीं होता, ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी होती है। एग्जैक्टली। जी डॉक्टर साहब, ऐड करना चाह रहा हूँ प्लीज प्लीज। तकरीबन 26 साल मैंने बाहर काम किया, इंग्लैंड भी किया, वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई किसी से, वहाँ एक जन से मुलाकात नहीं हुई और एक केस भी मेरे पास नहीं आया जिसने मुझे कहा कि मेरे अंदर जिन आ गया है और पोजेस्ड हो गया। लेकिन हाँ, ऐसे केसेस ज़रूर थे जहाँ पे उनको वो कह रहे थे जी अभी एलियन जो है ना मेरे साथ है, या मैं एलियन को देखता हूँ, या किसी ने मेरे अंदर चिप डाल दिया है कंप्यूटर का। तो देखते होता है कि जब साइकोसिस होता है या पागलपन होता है तो कल्चरल बेस्ड होता है मेरे ख्याल में। जी। आप रिलीजियस बेस्ड भी होता है, तो क्योंकि वहाँ के कल्चर ऐसा है कि वो
साइंस को ज़्यादा मानते हैं या टेक्नोलॉजी को ज़्यादा मानते हैं और फिर वो फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ देखते हैं, तो वो उस हवाले से फिर उनके होते हैं कि भाई मेरे ब्रेन में से ऐसी चीज़ें गायब कर दी गई हैं कि मैं अपने सॉन्ग्स क्रिएट करता था और इवन विटनी ह्यूस्टन और ये लोग मेरे सॉन्ग्स गाते थे पहले, और जो है ना ये जो उसने चुरा के जो ना किसी तरह मेरे दिमाग से गायब करके चोरी किया, और फिर वो इतना ज़्यादा कन्विंस था कि आप लाई डिटेक्टर ले आए, तो एक लाई डिटेक्टर होता है, कह रहा मुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप मुझे पता है आप झूठ नहीं बोल रहे हो, कि वो इतने कन्विंस्ड होते हैं, वो डिल्यूजन्स इतनी रियल होती हैं उनके लिए कि डेफिनेटली अगर वो लाई डिटेक्टर से भी गुजरेंगे ना तो पास कर जाएंगे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, अब कुछ सवाल जो सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचे उसमें ये कि अब हमारे यहाँ लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन का रास्ता इख्तियार किया, जिसके ऊपर हम पहले बड़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा दवाओं पर डिपेंडेंसी हो गई। अब उसको आप समझ लें कि गेट रीड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और अब उनको लगता ही है कि अगर ये दवा इस्तेमाल नहीं की या कोई भी, बल्कि एक तो डायबिटिक पेशेंट भी है तो उनको शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा उनका दिमाग इस चीज़ के ऊपर हो चुका है कि अगर ये मैं नहीं लूँगा तो शायद मैं मर जाऊँगा, और वो खौफ की वजह से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे कम किया जाए, ये ज़रा फरमाएं कि ये वाकई ट्रीटेबल है, इसके लिए भी किसी थेरेपी की ज़रूरत है, कि कोई भी दवा, बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि खामखा वो जो पेन किलर्स हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, कोई एस्प्रिन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, बात पे ले रहा है, कोई ज़रा सा उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, अगर उनको चींटी ने भी अगर काटा तो फ़ौरन से वो लेना शुरू कर देते हैं कि शायद ये हमें बिल्कुल ठीक कर देती है, और उसके बाद जो डैमेजेस होते हैं वो तो बड़े खतरनाक होते हैं। जी, ये किडनी जो डायलिसिस सेंटर ही आप चलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो कितने ज़्यादा पाकिस्तानीज़ हैं जिनकी किडनीज इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, गुर्दे इतने डैमेज हो गए। वजह यही है ना कि हम एहतियात नहीं करते। फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिपेंडेंस और एडिक्शन जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक है, और पॉलीफार्मेसी या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई दवाइयाँ लेके मल्टीपल दवाइयाँ ले लेना, ये उस वक्त तो सिम्टम्स को ठीक कर देगा कि आपकी चले एंजाइटी कम हो गई, आपको नींद आ गई, ये या फिर आपको पेन ठीक हो गया, कोई दवाई आपने फार्मेसी से जाके ले ली या लेते रहेंगे, लेकिन वो बड़ी ख़तरनाक है गुर्दों के लिए और दूसरे डिपेंडेंस के हवाले से जो आदी हो जाते हैं लोग। डेफिनेटली इसका इलाज है, लेकिन उसके लिए आपको सही डॉक्टर के पास आना है, उसकी ऑल्टरनेट दवाई लेनी है जो कि सेफ़र हो, जो इतनी नुकसान ना करें, और उसको ग्रेजुअली टैपर करके कम करके बंद करना और तरीके से करना डील उसको, ये उसका तरीक़ाकार होता है। और मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है लोगों को कि वो इस तरह की दवाइयाँ बगैर तजवीज़ के ना लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है हमारे लोगों के लिए। हमारे लोग मासूम हैं। अभी पेशेंट मेरे पास परसों ही आया था, कहते जी मैं तो लाल दवाई लेता था सुबह और सो जाता था, मेरी बीवी को मैंने लाल दवाई दी तो वो भी सो जाती थी, शुरू में तो ठीक से लाल दवाई काम कर रही थी, अब तो उसने इतना रोना शुरू कर दिया है पिछले कुछ दिनों से कि वो डिप्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मैं उसको सैफी ले गया था, वहाँ जाके उसको ट्रिप लगा, वहाँ बेहोश भी हो गई, तो आज मैं उसको यहाँ लाया इसलिए सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आए हैं, तो कहने नफ्सियात का मसला है, तो आप जरा देख समझ में आई। तो घूम फिर के वही बात है ना कि एंड में उन्होंने अपना ट्राई भी कर लिया, अपनी डॉक्टरी भी कर ली, दूसरे डॉक्टर्स के पास भी चले गए, जब उन्होंने कहा तो फिर वो आए। और बात यह है कि वो बेचारी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी पेशेंट कि वो पहले उसको लेके आना चाहिए था, इतनी सीवियरिटी, इतनी ज़्यादा डीप डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं थी। जब प्रॉब्लम छोटी थी तो आप खुद दवाइयाँ खिलाते रहे मर्ज़ी से, नींद तो आ गई, सुपरफिशियल मसला तो ठीक हो गया ऊपर के लेवल पे कि भाई जैसे बुखार उतर जाता है दवाई खिलाने से, नींद भी एक दवाई खिलाने से आ जाती है, लेकिन असल में नींद के ना आने की वजह तो डिप्रेशन था। अगर डिप्रेशन ही ट्रीट नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली पेशेंट इम्प्रूव नहीं होगा। अच्छा, उसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, या रीजंस के उसकी डिप्रेशन की कोई वजूहत हैं, और मैंने रिकमेंड किया उसको साइकोथेरेपिस्ट को दिखाने की भी ज़रूरत है। तो ये बातों की ट्रीटमेंट भी उसके लिए ज़रूरी है कि उसके शौहर के साथ कुछ मसले ऐसे चल रहे हैं कि वो अगर ये बातें नहीं बात करेंगी और इश्यूज हल नहीं होंगे, फिर सिर्फ दवाइयाँ ही मसले का हल नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि दवाइयाँ ही खिलाने से मसला हल हो जाता है। अब जैसे कैंप ही हमने किया, ये हमने ट्राई किया, जैसे ओवैस कह रहे थे कि फिज़िकल हेल्थ के हवाले से भी हम डॉक्टर्स फिजिशियंस भी लेके गए थे और साइकाट्रिस्ट भी गए थे, जैसे मैं साइकाट्रिस्ट में गया था, लेकिन साथ में साइकोलॉजिस्ट भी लेके गए थे। डॉक्टर नासिर आए थे मेरे साथ जो कि PhD हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास 2 साइकोलॉजिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, मैं नर्सेज के साइकाट्रिक नर्सेज के फार्मासिस्ट के, क्योंकि हम
डिफरेंट डिसिप्लिन को लेके जो मेडिकल हेल्थ के हवाले से हैं कैंप करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट डॉक्टर बैठा और दवाइयाँ लिखी और भेज दिया, ये भी देखते हैं किसको बातों की ज़रूरत है, किसको समझाने की ज़रूरत है, किसको कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताने की ज़रूरत है, कौन है जो कि फ़िज़िकल हेल्थ के लिए है, क्या पता वाकई फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हों, साइकोलॉजिक ना हो। तो ये अच्छी तरह से जज करना और उसको डायग्नोस करना बड़ा ज़रूरी है। जब आपका डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका डोमिनो इफेक्ट आता है, बाकी सारी चीज़ें गलत होंगी। आपका असेसमेंट सही नहीं है, आपका डायग्नोसिस सही नहीं है, आप मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे हैं, और फिर मैनेजमेंट भी बायो साइको सोशल मॉडल पे होना चाहिए, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं। और मेरा कहने का मतलब कि सिर्फ दवाइयाँ नहीं, साइको सोशल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, परेशानियाँ दिमाग में घूम रही होती हैं, और सोशल इश्यूज़ जो हैं वैसे ही हमारे बढ़ते चले आ रहे हैं माशी हालात की वजह से, और सोशली बहुत से और भी इश्यूज़ होते हैं, उनको इंडिकेट करना। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि सोशल इश्यूज़ कभी कभी हमारे हाथ में भी होते हैं। मैं सबके हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाना। बहुत हैं जो गुर्बत की लाइन के नीचे हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो शायद इतने नीचे नहीं है, लेकिन वो अपनी चादर को देख के पाँव नहीं फैलाते, ज़रूरत को बढ़ा लेते हैं जी। और शायद देखते भी कि पड़ोस में किस गाड़ी, कौन क्या गाड़ी चला रहा है, किस तरह से पहन रहा है कपड़े, कौन क्या कर रहा है, और वो इतना ज़्यादा उसको बढ़ा लेते हैं कि अपने ऊपर हावी करके अखराजात को ऊपर की तरफ ले जाते हैं जो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमें सादगी की ज़रूरत है डेफिनेटली, और हमें ज़रूरत है कि हम अपने अखराजात को भी कंट्रोल करें, खासतौर आजकल हो रही है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, कुछ सवालात हैं वो भी शामिल करेंगे। ब्रेक के लिए तो एक छोटी सी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद वापस हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और भी करेंगे हमारे प्रोग्राम को। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले और ब्रेक के दरमियान भी मौजूद यही ज़ेर बहस था, ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, जब इनको ट्रीट किया जाता है तो क्या कुछ हो सकता है और बेहतर हो सकता है। और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी शख्स इनफरादी हैसियत में अगर किसी मसले का शिकार होता है, तो जब भी कहीं वो जाता है घर में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ वो काम करता है या अपने बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है, अगर उसके साथ मामलात ख़राब होते हैं तो फिर नताइज उसके हक़ में नहीं आते, जिसकी वजह से फिर ये गुमान गुजरता है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे साथ किसी ने कुछ कर दिया है या कुछ करवा दिया है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, और ये काबिल इलाज है, नफ्सियात में इसका इलाज मुमकिन है, और ये समझ लीजिए कि बराह रास्त ताल्लुक़ इंसान की नफ्सियात से ही है। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक के दौरान जो मैंने आपको एक स्टडी बताई जो नज़र से गुजरी, तो ये इस हद तक कमाल इसके नताइज सामने आ रहे हैं, और बाहर तो शायद इन चीज़ों के ऊपर अमल होता है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा इसको मायूब समझा जाता है। जैसे मैंने आपको टीम की मिसाल दी कि एक टीम जो है वो कभी भी किसी इंपॉर्टेंट मैच में जाती है, वो हमेशा कोलैप्स कर जाती है। तो उनके पास सब कुछ है, उनके पास स्किल्स भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन नहीं है तो वो लीडर ज़ाहिर है कि वो उनको नहीं डिलीवर कर पा रहा, उसको ना ये स्किल्स उसके पास हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर सीखा हुआ नहीं है, और कोई इसकी ट्रीटमेंट भी इस तरह की नहीं हुई। वो खुद बेचारा स्ट्रगल कर रहा होता है कि मेरे पर नफ्सियाती दबाव का शिकार होता है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मैं शायद इस जगह पर हूँ, आज नहीं रहूँगा, कल मेरे पास से स्टेटस और प्राइड सब चला जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, मुझे और कोई काम नहीं आता। ये फेयर हैं जो मैंने अपने प्लेयर्स के अंदर देखे, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं। ये बताइए किस हद तक जो है वो इसको ट्रीट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, आई थिंक हर खिलाड़ी की अपनी नफ्सियात होती है जी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ये नहीं कर सकते कि ग्रुप को बिठा के आपने एक मोटिवेशनल थेरेपिस्ट को बुला लिया और एक टॉक दे दी और सब मोटिवेटेड हो गया और जी आप सब खेलेंगे ज़बरदस्त। ऐसा नहीं होता। आई थिंक इसके लिए इंडिविजुअल असेसमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक खिलाड़ी के दूसरे खिलाड़ी से नफ्सियात बड़ी अलग होती है। एक तो हर खिलाड़ी की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं। उनकी जो ताकत है वो असेस करना तो अलग कहानी है, लेकिन उनकी वीकनेसेस क्या हैं। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है ना वो बड़ी कमाल की थेरेपी है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि कॉग्निशन को चेंज करना, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को कम करना। क्योंकि वो अंडर प्रेशर जब खेलेंगे ना ये सोच के कि भाई आगे हम निकाले जाएंगे, कि मेरी जगह कोई और दूसरा आ जाएगा, मैं रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो अंडर प्रेशर आप नहीं खेल सकते ज़्यादा। अंडर प्रेशर खिलाना भी नहीं चाहिए किसी खिलाड़ी को। आप मोटिवेट करते हैं, आप उनको फ्री खिलाते हैं, लेकिन उनकी बिहेवियर को देखते हैं, आप उनको देखते हैं भाई ठीक टाइप पे सो रहा है, आउट ऑफ रूटीन तो काम नहीं हो रहा, स्लीप पूरी हो रही है,
एपेटाइट कैसे ले रहा है, साइकोलॉजिकली स्टेबल है कि नहीं, इमोशनली कंटेंट है कि नहीं है, मतलब खुश है, बहुत एंजाइटी में तो नहीं है। और ये चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट का काम है जो असेस की जा सकती है। और सिर्फ क्रिकेट टीम के हवाले से नहीं, मैं समझता हूँ हर ऑक्यूपेशन के हवाले से। बाहर की कंट्रीज में तो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं, साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को इंगेज करती हैं ताकि वो असेस करें कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या बर्न आउट तो नहीं है वर्क के रिलेटेड कि इतना ज़्यादा थक जाते हैं, ये स्ट्रेस है, ये बुलिंग है, या फिर ऐसा तो नहीं कि एक इंसान को किसी और डिपार्टमेंट में डाल दिया गया और शायद वो उधर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हो और वो बेसिकली ज़बरदस्ती उससे कोई और काम लिया जा रहा हो। तो देख, अब इमरान खान को लेना है फॉर एग्जांपल, जब वो क्रिकेट खेलते थे, मैं उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ना करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो पहले अच्छे बॉलर थे, लेकिन बैटिंग की तरफ आए तो ग्रेजुअली उन्होंने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया। जब देखा कि बॉलिंग शायद मैं कंटिन्यूसली नहीं कर सकूँगा आगे, तो अपनी दूसरी स्ट्रेंथ को समझते हुए बॉलिंग को इम्प्रूव किया उन्होंने। ये उस वक्त की बात है जब हम यंग होते थे। और इसी तरह कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों को लेके चलते हैं। और मैंने देखा है कि अच्छी टीम्स वो होती हैं जो ऐसे खिलाड़ी को प्रमोट करती हैं जो दोनों तरफ से स्ट्रेंथ्स हों, ऑलराउंडर वगैरह उसको। लेकिन खैर साइकोलॉजिकली फिर हम उस पर आते हैं ना, तो आई थिंक ये असेसमेंट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि की जाए कि भाई कौन सी उनकी वीकनेसेस हैं जिनको डील करते हो उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। राइट डॉक्टर साहब, डिस्कशन जारी रखते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, कॉलर को शामिल करते हैं और फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आसिफ भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुनैद। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम देखता भी हूँ और डॉक्टर साहब का भी देखता हूँ, डॉक्टर शफीक साहब का। थैंक यू। जो हर जुम्मे का प्रोग्राम होता है माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुझे एक मालूम ये करना था कि मेरे साथ जो मसला है बेसिकली वो अजीबो गरीब ना वसवसात का है। रात को नींद का ना आना और दिमाग ना 24 घंटे मेरा सुन रहता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मुझे जरा काइंडली इसके बारे में बताएं कि मैं मतलब क्या करूं ऐसा कि जिससे मुझे थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिल सके। बिल्कुल ठीक है। जुनैद काम क्या करते हैं, चले ऐसे ही बता दें हमें। मेरा बेसिकली प्रोडक्शन हाउस है। राइट। और तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी के अंदर मेरा सिलसिला चलता है। लेकिन बस वही है कि उसकी वजह से भी थोड़ी सी मसरूफियात होती हैं। लेकिन फिर सोने के लिए लेटता हूँ तो फिर वो एकदम नींद गायब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव रहता है, बहुत सारे ख्यालात आते रहते हैं कि ये काम है, अभी ये करना। वेरी गुड जुनैद, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये ज़्यादातर लोगों के साथ, जुनैद के साथ जो है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहें या क्या इसको कहें, है एक मसला कि लोग सोचते हैं काम बेड पे जाते हैं, काम दिमाग में होता है। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये, और सिर्फ इनके साथ नहीं, बहुत से पाकिस्तानियों के साथ ये प्रॉब्लम और ये प्रेजेंट हो रहे हैं, आते हैं असेसमेंट कराने के लिए। देखिए इसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कॉमनली देखा जाए तो अगर प्रेजेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं या स्ट्रेस है, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो, रिलेशनशिप के हवाले से हो, या फिर कोई और स्ट्रेस जो इंसान को परेशान कर रहा है, या कोई पास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो बार बार दिमाग में आ रहा है, ये असेस करना कि वो सोचे क्या हैं। और हो सकता है खुद अंदाज़ा ना हो कि वो सोचे क्या है, क्योंकि दिमाग सुन हो जाता है, तो हो सकता है सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पे कोई ऐसी चीज़ चल रही हो जो कि एवेल्यूएट करना कि क्या ऐसी चीज़ है जो ये कॉज कर रही है और स्लीप पैटर्न को आउट कर रही है। मेरा मशवरा तो ये होगा कि फुल असेसमेंट हो इनकी, बगैर सिर्फ ये दो बात सुने हुए कि नींद सही नहीं आ रही और दिमाग सुन हो जाता है, इस पर तो मैं ज़्यादा प्रिसाइज होकर जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होता है। एंजाइटी भी हो सकता है उनको होती हो, एप्रीहेंशंस होते हैं फ्यूचर के हवाले से। तो ये चीज़ें देखना कि और क्या सिम्टम्स हैं इसके अलावा, और क्या मेन इटियोलॉजिकल रीजंस हैं या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये हो रही है, उसके बाद ही डायग्नोसिस बनती है और फिर मैं मैनेजमेंट सजेस्ट कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये ड्यूरिंग डिस्कशन ही मैं मज़े की बात बताऊँ कि दिमाग में ये बात आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, ये सोचने का तरीका है, उसमें तब्दीली आई है। यहाँ पे ये जो छोटा सा एक सेगमेंट होता है जिसमें बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब बता रहे होते हैं ना, मैं अपने भी बहुत सारे मसाइल जो है ना वो खुद ब खुद जो नॉट्स बनी हुई होती हैं ना, टंगल नॉट्स, वो खुलना शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है, बड़े मज़े की बात है। इसके बाद में प्रोग्राम के बताऊँगा, डॉक्टर साहब को डिस्क्लोज करूँगा कि आज मैंने क्या चीज़ जो है उसको ओवरकम कर लिया डिस्कशन के बीच में। अब इसकी तरफ आता हूँ, अभी ज़रा हॉस्पिटल से रिलेटेड और थोड़ी सी बात हो जाए, लोगों को ज़रा ज़्यादा ये जानने में आसानी हो कि किस किस किस्म की नौयत के केसेस आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो जो ड्रग अब्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या वो जो ट्रेडिशनल हमारे पास जो है वो
देखते हैं ना कन्वेंशनल जो हॉस्पिटल होते हैं जिसके अंदर उसको ट्रीट किया जाता है, पकड़ के ले जा रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी यही सिलसिला, ज़रा ये लोगों के इल्म में आएगा। देखें यासिर भाई, मसला ये होता है कि अगर ड्रग्स का पेशेंट है बेसिकली, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ड्रग्स वाले पेशेंट हॉस्पिटल आना नहीं चाहते, ठीक है ना, जिसकी वजह से घर वाले भी परेशान होते हैं और इन्वायरमेंट भी कुछ ऐसा होता है। तो फिर उसके लिए हमारे पास स्पेशल एक सर्विस होती है, स्कॉट सर्विस। उसमें हम करते ये हैं कि हमारे पास से नर्सिंग स्टाफ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं, और अगर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि बहुत टाइम से अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं, वीक हो गए हैं, एज का इशू है या कोई इस तरह का इशूज़ हैं, कोई स्पेशल केसेस हैं, तो उसके लिए हमारे पास से डॉक्टर भी साथ जाते हैं। जब साथ जाते हैं तो फिर वहाँ पर जाकर हम पेशेंट्स को, जाहिर सी बात है वो एग्रेसिव भी होते हैं, हाइपर भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो फिर उनको करंटली उनकी कंडीशन देख के उनको मेडिकेशन इंजेक्टेबल दिया जाता है। इंजेक्शंस दे के फिर उसे हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर लेते हैं और उनके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, कराची के अंदर बहुत सारी जगहें, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पेशेंट्स को लेके आते हैं, ड्रग्स वालों को ला के सिर्फ बांध देते हैं, बंधे हुए होते हैं वो बेचारे, 15 दिन 20 दिन बंधे रहेंगे, जहाँ उठेंगे इंजेक्शन लगा देंगे, 3 दिन तक सो रहे हैं, 3 दिन के बाद फिर उठेंगे, वो फिर नशा नहीं छोड़ सकते। एक नशा छोड़ेंगे दूसरे नशे में शिफ्ट हो जाएंगे इंजेक्टेबल्स में। तो इस तरीके का यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हमारे पास प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है। हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, हम सिर्फ मुख्तसर पेशेंट रखते हैं, अपने पास 10-12 से 14 पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, और उसके लिए स्टाफ हमारे पास ज़्यादा है। हमारे पास एक टाइम के अंदर 3 मरीज़ों के ऊपर 1 नर्सिंग स्टाफ है, 4 से 5 हमारे पास एट अ टाइम डॉक्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर राउंड्स कर रहे होते हैं, और प्रॉपर तरीके से उनकी काउंसलिंग भी की जा रही होती है, इनकी एक्सरसाइज कम्प्लीटली की जा रही होती है, ताकि वो अगर मेडिकेशंस लेके सोए हैं तो उठने के बाद उनको प्रॉपरली फ़िज़िकल एक्सरसाइज कराई जाती हैं, ताकि वो फिज़िकल भी फिट रहें और मेंटली तौर पे भी रिलैक्स रहें। फिर उसके साथ उनकी मेंटली थेरेपी होती है, जिससे उनको बताया जाता है कि आपने ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ज़ाया कर दी हैं, अब ये टाइम तो गुजर चुका, अब आगे आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और उन सारी चीज़ों को कैसे अचीव करना है। तो फिर हम वो सारी चीज़ें उनको प्लान के अंदर समझाते हैं कि इस तरीके से ज़िंदगी अब आपने आगे लेके चलनी है। तो ये हमारा पूरा एक सेटअप होता है जिसमें साइकोथेरेपिस्ट भी काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स भी, नर्सिंग स्टाफ हमारे पास ट्रेंड होते हैं। हम कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देते, किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिकल थेरेपी नहीं दी जाती हमारे पास कि हम लेके जाएं पेशेंट को। मेंटली डिसऑर्डर्स में हमारे पास पेशेंट आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे करंट लगाया जाता है ताकि उसको जल्दी से वो कवर किया जा सके, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई थेरेपी कुछ ऐसा नहीं किया जाता। हम प्रॉपरली मेडिसिन्स, इंजेक्टेबल्स, ड्रिप्स, साइकोथेरेपी, इन सारी चीज़ों से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 आउट ऑफ 100% रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ यासिर, जैसे कोई भी जंग जीतना चाहता है और कोई आर्मी होती है तो चाहती है कि सबसे मॉडर्न किस्म के इक्विपमेंट हो, जहाज़ हो, F-16 हो, ये मिसाइल्स हो वगैरह वगैरह। इसी तरह अच्छे इलाज के लिए भी मॉडर्न दवाइयों की और मॉडर्न ट्रीटमेंट केमिकल्स की ज़रूरत होती है। कई तो अभी तक पाकिस्तान में ऐसे ट्रीटमेंट नहीं आए हैं, अवेलेबल नहीं है, जो मैं ट्रीटमेंट करता था ऑस्ट्रेलिया में, और अभी तक कॉस्ट की वजह से वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाए, जो 2012 में 11 में वहाँ पे मौजूद थे, आज से 10-11 साल पहले, अभी तक यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ लॉन्च होती है, और मुझे पता है ये केमिकल मैं वहाँ यूज़ कर चुका हूँ और ये अच्छा है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, तो चाहे वो जितने एक्सपेंसिव क्यों ना, हम ट्राई करते हैं उसको परचेज़ करें ताकि वो चीज़ हम पेशेंट्स को दे सकें। तो हम एज एन इन पेशेंट, चाहे वो कॉस्ट हम एक पैकेज रखते हैं कि भाई इतने का है और इतने के अंदर ही करना है इलाज, लेकिन कोशिश करते हैं कि महंगी से महंगी अच्छी से अच्छी दवाई इस्तेमाल करें कि जो भी है पेशेंट्स के गुर्दे हैं, जिगर है, ऑर्गन्स हैं, वो डैमेज ना हो कम से कम, और दूसरे के बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे इंस्टीट्यूशंस को मैं कह नहीं सकता, लेकिन कई जगहों का मुझे जो पता है, वो दवाइयाँ अभी भी 1970-1980 की इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत पुरानी मेडिकेशन यूज़ हो रही हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, हार्डिक साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। तो वो समझना ज़रूरी है लोगों को कि दवाइयों में बड़ा फ़र्क होता है, केमिकल्स में फ़र्क है, और एडवांसमेंट्स आई हैं, नई रिसर्च आई हैं, और जो हेड ऑन ट्रायल्स हैं, जो रैंडमाइज कंट्रोल या फिर एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ हैं, उस हवाले से ही इलाज होना चाहिए, कि नई रिसर्च के हवाले से ही एक इंस्टीट्यूट को चलना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए।
कॉलर एक आ गए, कॉलर को शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची जी से। जी यासिर रियाज भाई भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यास भाई, आप फरमाइए कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? बस जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये आपकी K21 की बड़ी मेहरबानी है कि हर किस्म के हमारे जो मसले मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं, और जो लोग बहुत शुक्रिया। दूर बैठे हुए होते हैं, जो डॉक्टर्स की फीसें नहीं दे सकते, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मशवरे दे देते हैं या बुलवा लेते हैं। तो बहुत स्पेशली डॉक्टर साहब आपका और आपके हमारे यासिर भाई और पूरे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस किस्म के प्रोग्राम लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, क्या पूछेंगे? दूसरा ये है कि सर ये नफ्सियात के बारे में जो है ये करना होता है कि अब एक आदमी है वो बात करता है ना, फिर दोबारा रिपीट कर देता है ना, किसी चीज में समझाओ भी तो नहीं समझता है ना, होता करना शुरू कर देता है। तो इस बारे में जरा सा डिटेल दें कि इसके क्या किया जाए, कि किस तरीके से इसको कवर किया जाए। जिस तरह बच्चे होते हैं कि वो गुस्से आ जाते हैं या बुजुर्ग हैं, तो इसके जरा सा कोई थोड़ा सा टिप्स दे दें कि अभी आपको बताते हैं रियाज भाई। बहुत बहुत अच्छा आपने एक इशू की तरफ निशानदेही की है, यकीनन ट्रीटेबल है, और ख़ासतौर पे बच्चों के अंदर अभी जैसे तस्करा हुआ कि बच्चों के अंदर बार बार एक चीज़ दोहरानी पड़ती है, बाज़ लोग इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे की नेचर है शायद, उसका समझने का तरीका हमारी तरह ना हो, ज़रा मेच्योर नहीं है, तो देखा है बच्चों को मार लगाना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। अब ये बताइए कि वो कहते हैं कि यार बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया जाए या कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हो जिससे वो समझ जाए। जी डॉक्टर साहब। ये मारना तो डेफिनेटली नहीं चाहिए बच्चों ठीक को। है। दूसरा कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, सवालात वो पूछते हैं जी। और जो ज़्यादा सवालात पूछते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं नॉर्मली। तो आजकल जो हाइपर बच्चे हैं वजह भी यही, उनका दिमाग ज़्यादा चल रहा है, तेज़ चल रहा है, माशाल्लाह से इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमें उनको और नरिश करना है। जैसे जो सवालात वो पूछ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको अटेंशन देनी चाहिए, उनको प्यार से बात करनी चाहिए उनसे, और कोशिश करनी चाहिए कि उनके जवाब जितनी दे सके उतने दें, क्योंकि वो इसी से सीखेंगे। अगर वो रिपीट कर रहे पूछ रहे सवाल तो उसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में, इसलिए कि वो फिर शायद उसको वापस से क्लियर करना चाह रहे हों, या फिर वो और चीज़ें क्लेरिफाई करना चाह रहे हों, या हो सकता है आपने वो जवाब नहीं दिया या वो जो सुनना चाह रहे हों। तो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन बच्चों को बहुत प्यार से ही डील करना बेहतर है, मैं समझता हूँ। पनिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ ये है कि अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर है जो लगता है कि बच्चे नहीं सही कर रहे हैं, अनयूजुअल है, तो उसके लिए तीन तरह की चीज़ें हैं। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट। अच्छा, पनिशमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, किसी को पनिश या सज़ा देना बच्चों को। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये होती है कि उसने कोई अच्छा बिहेवियर किया, आपने उसको कोई स्टार दे दिया, बेटा आपने बहुत स्टिकर दे दिया, कोई प्यार से बोला, बहुत अच्छा इंकरेज किया उसको किसी तरह से भी, छोटा सा टॉय दे के या स्टार लगा के या कुछ भी अप्रिसिएशन करके। लेकिन जो नेगेटिव बिहेवियर है, जो वो आप चाहते हैं कि ना करें, तो उसको अवॉइड करें, उसको बता दें और उसको थोड़ा शो करें कि आप खुश नहीं, ताकि उसको ये एहसास हो कि ये अच्छा बिहेवियर नहीं था। ठीक है। और मार को इनकरेज ना करें। ये तो बच्चों के हवाले से है। बड़ों के हवाले से बूढ़े भी ऐसे करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, और बुढ़ापे में आके भी बच्चे ही बन जाते हैं वो बेचारे। तो कई दफ़ा याददाश्त का मसला होता है, भूलने लगते हैं, फिर वो बार बार एक सवाल रिपीट कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, या उनके पास शायद टाइम ज़्यादा होता है, वो आपकी टेंशन मांग रहे होते हैं। फिर हम जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो माँ बाप भी सोचते हैं यार मुझे अटेंशन चाहिए, मेरे को इतना टाइम मेरा बेटा या बेटी नहीं दे रही। तो क्या पता वो जानबूझ के भी एक सवाल बार बार कर रहे हो कि फिर मेरा पास आएगा, मुझे जवाब देगा, थोड़ी देर में से बैठ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। या डिमेंशिया कैसा हो सकता है, जो भूल जाते हैं लोग और फिर वो बार बार रिपीट करते हैं चीज़ें। एक तीसरी चीज़ अडल्ट करते हैं और दूसरे भी करते हैं, बचपन से टीन एज से लेकर ओल्ड एज तक, जो OCD है, रिलेशंस हैं। इंसान बार बार एक ही सोच बार बार सोचता है, रिपीटेडली एक ही सोच उसको बार बार आ रही है, तो हो सकता है वो सवाल भी कुछ रिपीट कर ले, जैसे उसको रिलेशंस है, तो वो OCD का हिस्सा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का हिस्सा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन जारी रहेगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ख़ासतौर पे बच्चों के हवाले से आजकल क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमें नज़र आ रही हैं वो बच्चों की वजह से नज़र आ रही हैं, और ख़ासतौर पे जो हम घर में हमारे माहौल है उसका ज़्यादा असर बच्चों के ऊपर नज़र आ रहा है। सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह यही है कि उनकी क्योंकि तरबियत सही नहीं हो पा रही,
और अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वक्त यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं फिर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शफीक यासीन का, डॉक्टर अवैस का, कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। इजाज़त यहाँ पर आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।